1097, बैतुल मुक़द्दस और पूरा मिडिल ईस्ट खिलाफत राशिदा से लेकर अब तक मुसलमानों के पास था। लेकिन अब पूरे मिडिल ईस्ट और मुस्लिम वर्ल्ड को हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म करने के लिए क्रूसेडर्स का 1,60,000 का खतरनाक लश्कर मुसलमानों की तरफ आ रहा था। क्या मुसलमान इस खतरनाक फौज से बच पाएंगे? क्या होगा मिडिल ईस्ट का? और मोस्ट इंपॉर्टेंट, मुसलमानों ने किस तरह से सिर्फ 5,000 के लश्कर से इस 1,60,000 के लश्कर को रोका? और वो मुसलमानों का कौन सा ऐसा किला था जिसे फिलिस्तीन का गेट और मुसलमानों की शान कहा जाता था और जिस पर कब्जा करना लगभग नामुमकिन था? दोस्तों, हम आपको इस सीरीज द वॉरियर्स ऑफ इस्लाम में फर्स्ट क्रूसेड से लेकर द राइज ऑफ सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी तक की कंप्लीट डिटेल्स दिखाएंगे। दोस्तों, क्रूसेडर्स की इस फौज ने मुसलमानों की सबसे पहली रियासत सल्जूक एम्पायर पर हमला किया और सल्जूक एम्पायर की कैपिटल सिटी निकिया को चारों तरफ से घेर लिया। दोस्तों, निकिया को आज हम इज़्निक के नाम से जानते हैं। निकिया के इस शहर को बाद में चलकर उस्मानी तुर्कों ने फतह किया था और इसका नाम बदलकर इज़्निक कर दिया था। दोस्तों, उस वक्त सल्जूक एम्पायर काफ़ी कमज़ोर हो चुका था और उस वक्त सल्जूक एम्पायर के सुल्तान थे किलिच अरसलान। किलिच अरसलान एक मुहासिर पर गए हुए थे और इस शहर से काफ़ी दूर थे। अब जैसे ही उन्हें क्रूसेडर्स के इस हमले का पता चला, उन्होंने तुरंत 10,000 फौजियों का एक खतरनाक लश्कर तैयार किया और निकिया के पास एक सेफ पोजीशन ले ली और हमले के लिए प्लानिंग करने लगे। अब किलिच अरसलान ने क्रूसेडर्स के पीछे यानी बैक साइड से उनके ऊपर हमला कर दिया। लेकिन दोस्तों, क्रूसेडर्स को पहले ही किलिच अरसलान के इस हमले के बारे में पता था और उन्होंने पूरी तैयारी कर रखी थी। दोस्तों, किलिच अरसलान के कुछ करीबी लोगों ने पहले ही क्रूसेडर्स को किलिच अरसलान के आने की खबर दे दी थी और उनको किलिच अरसलान का मुकम्मल प्लान समझा दिया था। इसके बाद क्रूसेडर्स ने किलिच अरसलान और उनकी फौज के लिए खतरनाक जाल बिछा लिया। अब जैसे ही किलिच अरसलान क्रूसेडर्स पर हमला करने के लिए पहुंचे, क्रूसेडर्स ने किलिच अरसलान और उनकी फौज को चारों तरफ से घेर लिया। अब जैसे ही किलिच अरसलान ने देखा कि वो और उनकी फौज चारों तरफ से घिरने वाली है, तो वो जंग के मैदान से पीछे हट गए। दोस्तों, ये क्रूसेडर्स की मुसलमानों के खिलाफ पहली बड़ी जीत थी। इस बैटल को हम बैटल ऑफ निकिया के नाम से जानते हैं। इस बैटल में 4,000 मुसलमान फौजी शहीद हुए। अपनी इस जीत के बाद क्रूसेडर्स ने निकिया की घेराबंदी और भी ज़्यादा मजबूत कर दी। जब निकिया में मौजूद सल्जूकी तुर्कों ने देखा कि किलिच अरसलान हार चुके हैं और सल्जूक एम्पायर की तरफ से अब कोई मदद नहीं आने वाली है, तो उन्होंने क्रूसेडर्स की जगह बिजेंटाइन एम्पायर के सामने सरेंडर कर दिया और ये पूरा शहर बिजेंटाइन एम्पायर के हवाले करके इस शहर से सेफली चले गए। क्योंकि दोस्तों, अगर क्रूसेडर्स ने इस शहर पर हमला किया होता तो वो किसी भी मुसलमान को जिंदा नहीं छोड़ते और इस शहर में खून की नदियां बहा देते। अपनी इस हार के बाद किलिच अरसलान एक फाइनल और खतरनाक वॉर की तैयारी करने लगे। इस वॉर में या तो सल्जूक एम्पायर खत्म हो जाता या फिर क्रूसेडर्स। इसी बीच बिजेंटाइन एम्पायर ने सल्जूक एम्पायर के काफी सारे इलाकों पर कब्जा कर लिया। अब क्रूसेडर्स की ये फौज निकिया से बाहर निकली बैतुल मुक़द्दस की तरफ जाने के लिए। तभी किलिच अरसलान ने डोराइलियम के पास इनके ऊपर हमला करने का फैसला किया। दोस्तों, इस जंग को हम बैटल ऑफ डोराइलियम के नाम से जानते हैं। इस जंग में किलिच अरसलान ने तुर्कों का बेस्ट और सबसे खतरनाक हथियार यूज करने का फैसला किया। यह हथियार था घुड़सवार तीरंदाज। दोस्तों, इन्हीं घुड़सवार तीरंदाजों ने सल्जूक एम्पायर को बैटल ऑफ मेंजिकट में एक शानदार जीत दिलाई थी। दोस्तों, इसी बैटल ऑफ मेंजिकट के बाद सल्जूकी तुर्क पूरे एनीतोलिया में एक सुपर पावर बन गए थे। बैटल ऑफ मेंजिकट को मैंने इस वीडियो में एक्सप्लेन किया है, आप चेक कर सकते हो। अब किलिच अरसलान ने अपने 8,000 के लश्कर के साथ क्रूसेडर्स पर एक जबरदस्त हमला कर दिया। किलिच अरसलान की यह फौज बड़ी ही बहादुरी से 50,000 के क्रूसेडर्स के लश्कर से लड़ रही थी। वो इनके ऊपर हमला करते और फिर पीछे हट जाते। जब बाकी बची हुई क्रूसेडर्स की फौज ने देखा कि उनका 50,000 का लश्कर बहुत बुरी तरह से मार खा रहा है, तो वो भी जंग के मैदान में आ गए और उन्होंने धीरे धीरे किलिच अरसलान को चारों तरफ से घेरना शुरू कर दिया। उनका प्लान था किलिच अरसलान और उनकी फौज को चारों तरफ से घेरकर उनका मुकम्मल सफाया करने का। दोस्तों, जब किलिच अरसलान ने देखा कि वो चारों तरफ से घिरने वाले हैं, तो वो अपनी फौज की जान बचाने के लिए जंग के मैदान से चले गए। क्योंकि दोस्तों, किसी भी सूरत में सिर्फ 8,000 फौजी 1.5 लाख की इस फौज से जीत ही नहीं सकते थे। लेकिन फिर भी मुसलमानों की इस हिम्मत को देखिए कि वो सर पर कफन बांधकर 1.5 लाख की इस फौज से लड़ने के लिए आए थे। डोराइलियम की इस शिकस्त के बाद सल्जूक एम्पायर ने अपने बहुत सारे इलाके खो दिए और पूरा सल्जूक एम्पायर सिमटकर बस एक छोटे से इलाके तक रह गया, जिसको हम सल्जूक ऑफ रूम के नाम से जानते हैं। दोस्तों, डोराइलियम की इस जीत के बाद क्रूसेडर्स के लिए शाम और फिलिस्तीन के दरवाजे खुल गए और अब वो बहुत ही तेजी से बैतुल मुक़द्दस की तरफ बढ़ने लगे। अब क्रूसेडर्स फिलिस्तीन के गेट यानी एंताकिया के शहर के बाहर पहुंच गए। दोस्तों, एंताकिया का ये शहर सल्जूक एम्पायर का हिस्सा नहीं था, लेकिन इस शहर को सल्जूक एम्पायर ही कंट्रोल करता था। यह शहर सल्जूक एम्पायर का एक वेसल स्टेट था। एंताकिया की हिफाजत तुर्कों के एक बहुत ही बहादुर कमांडर यागी सियान कर रहे थे। जब क्रूसेडर्स ने यागी सियान से कहा कि तुम इस शहर को हमारे हवाले कर दो,
तो यागिसियान ने कुछ तारीखी जवाब दिए। उन्होंने कहा, जब तक मैं जिंदा हूं तुम इस शहर की तो क्या फिलिस्तीन की 1 इंच जगह भी मुझसे नहीं ले पाओगे। अब क्रूसेडर्स ने इस शहर को चारों तरफ से घेर लिया और यागिसियान सिर्फ अपनी 5000 की फौज के साथ इस शहर की हिफाजत में लग गए। अब मुकाबला होना था 1.5 लाख वर्सेस 5000 का। दोस्तों मुमकिन था यागिसियान क्रूसेडर्स की इस फौज को यहीं हरा देते और ये क्रूसेड यहीं ख़त्म हो जाती है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। क्यों, ये अभी हम कुछ देर में देखते हैं। लेकिन ये क्या, 5000 फौजी 1.5 लाख की इस फौज का मुकाबला करेंगे? जी हाँ, इसकी वजह थी शहर की हिफाजती दीवार जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ों तक जाती थी। इसके अलावा ये पूरा शहर पहाड़ों के ऊपर बसा था और मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस शहर का मेन किला बाकी शहर से 1650 फीट ऊंचा था। इस किले से पूरे शहर पर नजर रखी जा सकती थी और दुश्मन पर एक जबरदस्त हमला किया जा सकता था। इसी के साथ शहर के नॉर्थ वेस्ट में एक नदी बहती थी जो सीधा मेडिटेरियन सी से जाकर मिलती थी और इसी नदी के जरिए शहर के अंदर खाने पीने के सामान और हथियार आते थे। ये नदी शहर वालों के लिए बाहरी दुनिया का एक कनेक्शन थी और इसी जबरदस्त स्ट्रेटेजिक लोकेशन की वजह से तुर्कों ने क्रूसेडर्स का बहुत ही हिम्मत से सामना किया। एक तरफ किले के अंदर बैठी तुर्क फौज अच्छे अच्छे खाने खा रही थी, वहीं शहर के बाहर बैठी क्रूसेडर फौज में खाने पीने की बहुत ज़्यादा कमी हो रही थी। ये लोग भूख प्यास से मर रहे थे क्योंकि तुर्क फौज ने आसपास के सभी कुओं में जहर मिला दिया था और सारी फसलें जला दी थी। इसके अलावा जब भी दुश्मन सुस्त होता या फिर आराम कर रहा होता तो तुर्क फौज किले से बाहर निकलती, इनके ऊपर तीरों की बारिश करती और फिर तेज़ी से किले में वापस चली जाती। और अगर इसी बीच उनके हाथ कोई क्रूसेडर सिपाही आ जाता तो वो उसको अपने साथ किले में ले जाते और वहाँ से उसका गला काटकर किले के बाहर फेंक देते। एक वेस्टर्न हिस्टोरियन ने यह भी लिखा कि तुर्क फौज ने इस शहर के पादरी को भी गिरफ्तार कर लिया था क्योंकि वो बाहर बैठी क्रूसेडर फौज का साथ दे रहा था। तुर्क सिपाही रोजाना इस पादरी को शहर की दीवारों से उल्टा लटकाते और इसके पैरों पर खूब लाठियां बजाते। जब बाहर बैठे क्रूसेडर्स फौजी ये सब देखते तो वो गुस्से के मारे आग बबूला हो जाते और इंतकाम की आग में जलने लगते। इसी बीच दमिश्क और अलीपो से सल्जूकी फौज भी आई अंताकिया की मदद के लिए। लेकिन दोस्तों ये बहुत ही छोटा सा लश्कर था तो क्रूसेडर्स ने इसे बड़ी ही आसानी से हरा दिया। अब क्रूसेडर्स ने अंताकिया के लोगों की इकलौती सप्लाई लाइन जो कि पानी से आती थी उस पर हमला किया। उन्होंने इस पानी के रास्ते पर बने एक किले पर कब्जा कर लिया। दोस्तों इस किले से पूरे समुद्री रास्ते को कंट्रोल किया जा सकता था। तो इस तरह से अंताकिया के लोगों की इकलौती सप्लाई लाइन बंद हो गई। वहीं क्रूसेडर्स के लिए एक नई सप्लाई लाइन खुल गई। इस नई सप्लाई लाइन के जरिए क्रूसेडर्स के लिए खाने पीने का सामान और हथियार यूरोप से आने लगे। लेकिन दोस्तों हैरानी की बात यह है कि क्रूसेडर्स ने जो अंताकिया के लोगों की सप्लाई लाइन बंद की थी, इससे उनके हौसलों और हिम्मत पर कुछ खास फर्क नहीं पड़ा और उन्होंने सरेंडर ही नहीं किया। अब ये घिराव महीनों तक चलता रहा, न जीत न हार। क्रूसेडर थक गए, परेशान हो गए, कुछ भूख और प्यास से मरने लगे, कुछ यूरोप को वापस भाग गए। कमांडर्स आपस में लड़ने लगे। जो इस नए समुद्री रास्ते से खाने पीने का सामान आता था अब वो भी कम पड़ने लगा। 1097 की सर्दी तो इनके लिए क़यामत बनकर टूटी। इनके सारे जानवर मर गए और सारा खाने पीने का सामान खत्म हो गया। अब इस क्रूसेडर फौज के बड़े पादरियों ने यह कहा कि ये सब हमारे गुनाहों की वजह से हो रहा है। इसके बाद उन्होंने एक काम ये किया, उन्होंने सारी औरतों को आदमियों से अलग कर दिया। इसी के साथ उन्होंने सारी फौज को खैरात और पूजा पाठ करने के लिए कहा। अगर कोई भी आदमी किसी औरत के साथ पकड़ा जाता तो उन दोनों को नंगा करके पीट पीट कर सारे कैंप्स में घुमाया जाता। अब कुछ और महीने गुजरे और गर्मी आ गई 1098 की, मगर ना ही क्रूसेडर्स ने यह घेराबंदी तोड़ी और ना ही तुर्कों ने हिम्मत हारी। ऐसा लग रहा था कि क्रूसेडर्स को खाली हाथ ही यूरोप को लौटना पड़ेगा। तभी कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आया। एक गद्दार फिरोज, ये शहर की सिक्योरिटी का हेड था और ये बाहर बैठे क्रूसेडर्स के साथ मिल गया। दोस्तों फिरोज एक ईसाई था जो कि मुसलमान हो चुका था, लेकिन एक बहुत बड़ा मुनाफिक था और ये मुसलमानों से नफरत करता था, खास करके इस शहर के गवर्नर यागिसियान से। तो फिरोज और क्रूसेडर्स के बीच एक डील हो गई। क्रूसेडर्स ने फिरोज से कहा कि तुम हमारे इस शहर के अंदर घुसने में मदद करो, बदले में हम तुम्हें खूब सारी धन दौलत देंगे। लेकिन अब क्रूसेडर्स को एक बहुत ही खतरनाक खबर मिली। मूसल के सुल्तान करबो अपना 30,000 का लश्कर लेकर अंताकिया की मदद के लिए आ रहे थे। अभी तक अलीपो और दमिश्क से जो सल्जूक की फौज आई थी वो छोटी थी, कमजोर थी, जो कि बड़ी ही आसानी से क्रूसेडर्स ने मार भगाई थी। लेकिन करबो का यह लश्कर बड़ा था और ताकतवर था। अब क्रूसेडर्स को असली का डर सताने लगा। अगर करबो ने एक साइड से हमला किया और पीछे से इस शहर के लोगों ने भी क्रूसेडर्स पर हमला कर दिया तो पूरी क्रूसेडर फौज खत्म हो जाएगी। अब क्रूसेडर्स को हर हाल में करबो के पहुंचने से पहले इस शहर पर कब्जा करना था। फिरोज ने क्रूसेडर्स को इस शहर का बहुत ही कमजोर हिस्सा दिखाया और उस हिस्से पर जो सिक्योरिटी फोर्सेस थी फिरोज ने उनको भी हटा दिया।
अब 2 से 3 जून की रात को 60 क्रूसेडर्स सीढ़ियों से चढ़कर शहर के अंदर दाखिल हो गए और उन्होंने एक गेट खोल दिया और पूरी क्रूसेडर फौज जो कि पहले से ही इस गेट के बाहर खड़ी थी शहर के अंदर दाखिल हो गई और उन्होंने इस शहर के अंदर अपने झंडे गाड़ दिए। जब तुर्कों ने ये सब देखा तो उनके होश उड़ गए। इसके बाद शहर के अंदर के ईसाइयों ने भी तुर्कों के साथ बगावत कर दी और इस शहर के बाकी बचे हुए सारे गेट्स खोल दिए। तो इस तरह से पूरी क्रूसेडर फौज शहर के अंदर दाखिल हो गई और शहर के अंदर एक बहुत ही खतरनाक कत्लेआम शुरू हो गया। बच्चों, बूढ़ों, औरतों, किसी को भी ना बख्शा गया और हर एक मुसलमान को मौत के घाट उतार दिया गया। एक हिस्टोरियन लिखते हैं कि इस शहर का हर एक कोना लाशों से भरा हुआ था। बिना लाशों पर पैर रखे इस शहर के एक रास्ते से दूसरे रास्ते पर जाना नामुमकिन था। जब यागिसियान ने यह सब देखा तो उन्होंने अपनी जान बचाने का फैसला किया। वो एक घोड़े पर सवार हुए, कुछ आगे बढ़े और बेहोश होकर घोड़े पर से गिर गए। उनके साथियों को यह लगा कि शायद वो मर गए हैं और उनके साथी उनको छोड़कर आगे बढ़ गए। तभी एक ईसाई ने उनको पहचान लिया और उनका गला काटकर क्रूसेडर्स के हवाले कर दिया। तो दोस्तों, इस तरह से 3 जून को पूरा अंताकिया क्रूसेडर्स के हाथ में था। लेकिन बस एक दिन के बाद 4 जून को करबो अपने लश्कर के साथ इस शहर के बाहर पहुंच गए। मुसलमानों को इस जंग में जीत मिल जाती, लेकिन सिर्फ एक दिन की देरी की वजह से मुसलमानों के हाथ से अंताकिया चला गया और इसी के साथ लाखों मुसलमानों की जानें भी चली गईं। अब करबो ने भी अपने लश्कर के साथ अंताकिया को चारों तरफ से घेर लिया और क्रूसेडर्स इस शहर में कैद होकर रह गए। लेकिन दोस्तों, क्रूसेडर्स की यह जीत किसी चमत्कार से कम नहीं थी। उनका मानना था कि ईसा ने फिरोज के रूप में हमारी मदद की है। इसी के साथ एक पादरी ने यह भी दावा कर दिया कि उसको होली क्रॉस मिल गया है, यानी वो क्रॉस जिस पर ईसा को मारा गया था। ये सब देखकर क्रूसेडर्स के हौसले आसमान छूने लगे और 28 जून की रात को क्रूसेडर्स ने अंताकिया के किले से बाहर निकलकर करबो की फौज पर अचानक हमला कर दिया। तो इस तरह से पूरी करबो की फौज में भगदड़ मच गई और सारे फौजी जंग के मैदान में इधर से उधर भागने लगे। क्रूसेडर्स के इस हमले में करबो के हजारों सिपाही मारे गए और करबो भी अपनी जान बचाकर मूसल को भाग गए। अब क्रूसेडर्स की सिर्फ एक ही मंजिल थी, बैतुल मुकद्दस। वो सीरिया के एक एक करके सारे शहरों पर कब्जा करते गए। इसी के साथ त्रिपोली ने भी क्रूसेडर्स के सामने सरेंडर कर दिया। त्रिपोली के सुल्तान ने क्रूसेडर्स को एक गाइड भी दिया बैतुल मुकद्दस तक जाने के लिए। त्रिपोली के बाद क्रूसेडर्स ने और भी बहुत सारे शहरों पर कब्जा किया। कुछ शहरों ने खौफ के मारे खुद ही सरेंडर कर दिया। दोस्तों, इस सफर में क्रूसेडर्स ने मारत अल नुमान के शहर में भूख से परेशान होकर कत्ल किए हुए मुसलमानों का गोश्त खाना शुरू कर दिया। जब ये खबर यूरोप पहुंची तो पूरे यूरोप और क्रिश्चियन वर्ल्ड में हलचल मच गई। अब क्रूसेडर्स बैतुल मुकद्दस यानी जेरूशलम के बाहर पहुंच गए, जो कि उनका मेन टारगेट था। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर भी एक बहुत बड़ा ट्विस्ट था। सल्जूक एम्पायर जो कि कमजोर हो चुका था, फातमियों ने उनकी कमजोरी का फायदा उठाते हुए बैतुल मुकद्दस और पूरे जेरूशलम का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया। अब क्रूसेडर्स को कमजोर सल्जूकी फौज से नहीं बल्कि ताकतवर फातमी फौज से लड़ना था और फातमी फौज ने भी इस जंग के लिए जबरदस्त तैयारियां करना शुरू कर दी। अब होने वाली थी बहुत ही भयानक और खूनी जंग बैतुल मुकद्दस के लिए। तो दोस्तों, ये था इस सीरीज का पहला एपिसोड। आपको ये एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।